भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बहुदलीय प्रणाली वाले इस संसदीय गणराज्य में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसकी नीतियों को केंद्रीय दक्षिणपंथी या रूढ़िवादी माना जाता है, के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। अन्य पार्टियों में सबसे बड़ी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसे भारतीय राजनीति में केंद्र वामपंथी और उदार माना जाता है। 2004 से 2014 तक केंद्र में मनमोहन सिंह की गठबंधन सरकार का सबसे बड़ा हिस्सा कांग्रेस पार्टी का था। मैं आपका बिल्कुल टाइम खराब नहीं करूंगा, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। 1950 में गणराज्य के घोषित होने से 1980 के दशक के अंत तक कांग्रेस का संसद में निरंतर बहुमत रहा, पर तब से राजनैतिक पटल पर भाजपा और कांग्रेस को अन्य पार्टियों के साथ सत्ता बांटनी पड़ी है। 1989 के बाद से क्षेत्रीय पार्टियों के उदय ने केंद्र में गठबंधन सरकारों के नए दौर की शुरुआत की है। गणराज्य के पहले 3 चुनावों में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने आसान जीत पाई। 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने और 1966 में उनकी खुद की मौत के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 1967 और 1971 के चुनावों में जीतने के बाद 1975 में प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इस घोषणा और इससे उपजी आम नाराजगी के कारण नवगठित जनता पार्टी ने कांग्रेस को हरा दिया और पूर्व में कांग्रेस के सदस्य और नेहरू के कैबिनेट में मंत्री रहे मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नई सरकार बनी। यह सरकार सिर्फ 3 साल चली और 1980 में हुए चुनावों में जीतकर इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी कांग्रेस के नेता और प्रधानमंत्री बने। 1984 के चुनावों में जबरदस्त जीत के बाद 1989 में नवगठित जनता दल के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय मोर्चा ने वाम मोर्चा के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई, जो केवल 2 साल चली। 1991 के चुनावों में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, परंतु कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी और पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अल्पमत सरकार बनी, जो अपना कार्यकाल पूरा करने में सफल रही। 1996 के चुनावों के बाद 2 साल तक राजनैतिक उथल-पुथल का वक्त रहा, जिसमें कई गठबंधन सरकारें आईं और गईं। 1996 में भाजपा ने केवल 13 दिन के लिए सरकार बनाई, जो समर्थन ना मिलने के कारण गिर गई। उसके बाद 2 संयुक्त मोर्चे की सरकारें आईं, जो कुछ लंबे वक्त तक चली। ये सरकारें कांग्रेस के बाहरी समर्थन से बनी थीं। 1998 के चुनावों के बाद भाजपा एक सफल गठबंधन बनाने में सफल रही। भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नाम के इस गठबंधन की सरकार पहली ऐसी सरकार बनी जिसने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2004 के चुनावों में भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी और इसने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नाम से नया गठबंधन बनाया। इस गठबंधन ने वामपंथी और गैर भाजपा सांसदों के सहयोग से मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 5 साल तक शासन चलाया। 2009 के चुनावों में यूपीए और अधिक सीटें जीता, जिसके कारण यह साम्यवादी कम्युनिस्ट दलों के बाहरी सहयोग के बिना ही सरकार बनाने में कामयाब रहा। इसी साल मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जिन्हें 2 लगातार कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। 2014 के चुनावों में 1984 के बाद पहली बार किसी राजनैतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ और भाजपा ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। भारत का संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसकी द्विसदनात्मक संसद वेस्टमिंस्टर शैली की संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है।
भारत का प्रशासन संघीय ढांचे के अंतर्गत चलाया जाता है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकारें हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान में दी गई रूपरेखा के आधार पर होता है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय प्रशासन को राज्यों की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त होती हैं। भारत का सरकारी ढांचा, जिसमें केंद्र राज्यों की तुलना में ज्यादा सशक्त है, उसे आमतौर पर अर्ध संघीय यानी सेमी फेडरल कहा जाता रहा है। पर 1990 के दशक के राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलावों के कारण इसकी रूपरेखा धीरे धीरे और अधिक संघीय यानी फेडरल होती जा रही है। इसके शासन में 3 मुख्य अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से 6 वर्षों के लिए होता है। राज्यसभा के ज्यादातर सदस्यों का चयन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है और हर दूसरे साल राज्यसभा के 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। लोकसभा के 543 सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से 5 वर्षों की अवधि के लिए आम चुनावों के माध्यम से किया जाता है, जिनमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिक मतदान कर सकते हैं। कार्यपालिका मंत्रिमंडल को कहते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख है और कार्यपालिका की सारी शक्तियां उसी के पास होती हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संसद में बहुमत प्राप्त करने पर की जाती है। बहुमत बने रहने की स्थिति में इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। संविधान में किसी उप प्रधानमंत्री का प्रावधान नहीं है, पर समय समय पर इसमें फेरबदल होता रहा है। मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री को संसद की सदस्यता के योग्य होना अनिवार्य है। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल लोकसभा में बहुमत के समर्थन के आधार पर ही अपने कार्यालय में बने रह सकते हैं। भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का ढांचा त्रिस्तरीय है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, जिसके प्रधान न्यायाधीश है, 24 उच्च न्यायालय और बहुत सारी निचली अदालतें हैं। सर्वोच्च न्यायालय को अपने मूल न्यायाधिकार और उच्च न्यायालयों के ऊपर अपीलीय न्यायाधिकार के मामलों दोनों को देखने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के मूल न्यायाधिकार में मौलिक अधिकारों के हनन के अलावा राज्यों और केंद्र और 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच के विवाद आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को राज्य और केंद्रीय कानूनों को असंवैधानिक ठहराने के अधिकार है। भारत में 24 उच्च न्यायालयों के अधिकार और उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित हैं। संविधान ने न्यायपालिका को विस्तृत अधिकार दिए हैं, जिनमें संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार भी सम्मिलित है। राज्यों की चुनी हुई स्वतंत्र सरकारें हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों पर केंद्र द्वारा नियुक्त प्रबंधन शासन करता है। हालांकि पौंडीचेरी और दिल्ली की लोकतांत्रिक सरकार भी हैं। अंटार्कटिका और दक्षिण गंगोत्री और मैत्री पर भी भारत के वैज्ञानिक स्थल हैं, यद्यपि अभी तक कोई वास्तविक आधिपत्य स्थापित नहीं किया गया है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है तथा यह पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है। 26 जनवरी 2020 को दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन द्वीप का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब इसका पूरा नाम दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन द्वीप है। 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद भारत के अधिकांश देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। 1950 के दशक में भारत ने पुरजोर रूप से अफ्रीका और एशिया में यूरोपीय उपनिवेशों की स्वतंत्रता का समर्थन किया और गुट निरपेक्ष आंदोलन में एक अग्रणी की भूमिका निभाई। 1980 के दशक में भारत 2 पड़ोसी देशों के निमंत्रण पर सेना के द्वारा संक्षिप्त सैन्य हस्तक्षेप किया, एक श्रीलंका में और दूसरा मालदीव में। भारत के पड़ोसी पाकिस्तान के साथ एक तनाव भरा संबंध है और दोनों देशों के बीच 4 बार युद्ध हुआ था। 1947, 1965, 1971 और 1999 में। कश्मीर विवाद इन युद्धों का प्रमुख कारण था। 1962 के भारत
चीन युद्ध और पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के बाद भारत और सोवियत संघ के साथ सैन्य संबंधों में बहुत बढ़ोतरी हुई। 1960 के दशक के अंत में सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरी थी। रूस के साथ सामरिक संबंधों के अलावा भारत का इजरायल और फ्रांस के साथ विस्तृत रक्षा संबंध हैं। हाल के वर्षों में भारत ने क्षेत्रीय सहयोग और विश्व व्यापार संगठन के लिए एक दक्षिण एशियाई एसोसिएशन में प्रभावशाली भूमिका निभाई है। भारत ने 1 लाख सैन्य और पुलिस कर्मियों को 4 महाद्वीपों भर में संयुक्त राष्ट्र के 35 शांति अभियानों में सेवा प्रदान की है। भारत ने विभिन्न बहुपक्षीय मंचों, सबसे खासकर पूर्वी एशिया के शिखर बैठक में एक सक्रिय भागीदारी निभाई है। आर्थिक क्षेत्र में भारत का दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों के साथ घनिष्ठ संबंध है। लगभग 13 लाख सक्रिय सैनिकों के साथ भारतीय सेना दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है। भारत की सशस्त्र सेना में एक थल सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बल, तटरक्षक जैसे सामरिक और सहायक बल विद्यमान हैं। भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर है। 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से भारत ने ज्यादातर देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा है। 1950 के दशक में भारत ने दृढ़ता से अफ्रीका और एशिया में यूरोपीय कॉलोनियों की स्वतंत्रता का समर्थन किया और गुट निरपेक्ष आंदोलन में एक अग्रणी भूमिका निभाई। 1980 के दशक में भारत ने आमंत्रण पर 2 पड़ोसी देशों में संक्षिप्त सैन्य हस्तक्षेप किया। मालदीव, श्रीलंका और अन्य देशों में ऑपरेशन कैक्टस में भारतीय शांति सेना को भेजा गया। हालांकि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ एक तनावपूर्ण संबंध बने रहे और दोनों देशों में 4 बार युद्ध 1947, 1965, 1971 और 1999 में हुए हैं। कश्मीर विवाद इन युद्धों के प्रमुख कारण था, सिवाय 1971 के, जो कि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में नागरिक अशांति के लिए किया गया था। 1962 के भारत चीन युद्ध और पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के बाद भारत ने अपनी सैन्य और आर्थिक स्थिति का विकास करने का प्रयास किया। सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंधों के कारण 1960 के दशक से सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा। आज रूस के साथ सामरिक संबंधों को जारी रखने के अलावा भारत विस्तृत इजरायल और फ्रांस के साथ रक्षा संबंध रखा है। हाल के वर्षों में भारत में क्षेत्रीय सहयोग और विश्व व्यापार संगठन के लिए एक दक्षिण एशियाई एसोसिएशन में प्रभावशाली भूमिका निभाई है। 10,000 राष्ट्र सैन्य और पुलिस कर्मियों को 4 महाद्वीपों भर में 35 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवा प्रदान की है। भारत भी विभिन्न बहुपक्षीय मंचों, खासकर पूर्वी एशिया शिखर बैठक और G85 बैठक में एक सक्रिय भागीदार रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भारत दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के विकासशील देशों के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं। अब भारत एक पूर्व की ओर देखो नीति में भी संयोग किया है। यह आसियान देशों के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत बनाने के मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें जापान और दक्षिण कोरिया ने भी मदद किया है। यह विशेष रूप से आर्थिक निवेश और क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रयास है। 1974 में भारत अपनी पहले परमाणु हथियारों का परीक्षण किया और आगे 1998 में भूमिगत परीक्षण किया, जिसके कारण भारत पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए। भारत के पास अब तरह तरह के परमाणु हथियारें हैं। 2008 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच असैनिक परमाणु समझौते हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि उस समय भारत के पास परमाणु हथियार था और परमाणु अप्रसार संधि के पक्ष में नहीं था। यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप से छूट प्राप्त है। भारत विश्व का 6ठा वास्तविक परमाणु हथियार राष्ट्र बन गया है। NSG छूट के बाद भारत भी रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा सहित देशों के साथ
असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने में सक्षम है। 2014 में नरेंद्र मोदी नीत भाजपा सरकार ने मेक इन इंडिया के नाम से भारत में निर्माण अभियान की शुरुआत की और भारत को हथियार आयातक से निर्यातक बनाने के लक्ष्य की घोषणा की। रक्षा निर्माण के द्वार निजी कंपनियों के लिए भी खोल दिए गए और भारत के कई उद्योग घरानों ने बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में पूंजी निवेश की योजनाएं घोषित की। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने अंबानी समूह के साथ साझेदारी में राफेल लड़ाकू विमान तथा अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने टाटा समूह के साथ साझेदारी लड़ाकू विमान का निर्माण भारत में प्रारंभ करने की घोषणाएं की हैं। वर्ष 2003 में भारत में लगभग 8% की दर से आर्थिक वृद्धि हुई है, जो कि विश्व की सबसे तीव्र बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। परंतु भारत की अत्यधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय क्रय शक्ति की दर से मात्र 3,262 अमेरिकन डॉलर है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और भारतीय रिजर्व बैंक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय भी। यद्यपि 1/4 भारतीय अभी भी निर्धनता रेखा से नीचे हैं, तीव्रता से बढ़ती हुई सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के कारण मध्यम वर्ग में वृद्धि हुई है। 1991 के बाद भारत में आर्थिक सुधार की नीति ने भारत के सर्वांगीण विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। 1991 के बाद भारत में हुए आर्थिक सुधारों ने भारत के सर्वांगीण विकास में बड़ी भूमिका निभाई। भारतीय अर्थव्यवस्था ने कृषि पर अपनी ऐतिहासिक निर्भरता कम की है और कृषि अब भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का केवल 25% है। दूसरे प्रमुख उद्योग हैं उत्खनन, पेट्रोलियम, बहुमूल्य रत्न, चलचित्र, वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं तथा सजावटी वस्तुएं। भारत के अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र उसके प्रमुख महानगरों के आसपास स्थित हैं। हाल ही के वर्षों में 1720 करोड़ अमेरिकी डॉलर वार्षिक आय 2004-2005 के साथ भारत सॉफ्टवेयर और बीपीओ सेवाओं का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। इसके साथ ही कई लघु स्तर के उद्योग भी हैं जो कि छोटे भारतीय गांव और भारतीय नगरों के कई नागरिकों को जीविका प्रदान करते हैं। पिछले वर्षों में भारत में वित्तीय संस्थानों ने विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत के प्रमुख व्यापार सहयोगी हैं अमेरिका, जापान, चीन और संयुक्त अरब अमीरात। भारत के निर्यातों में कृषि उत्पाद, चाय, कपड़ा, बहुमूल्य रत्न व आभूषण, सॉफ्टवेयर सेवाएं, इंजीनियरिंग सामान, रसायन तथा चमड़ा उत्पाद प्रमुख हैं, जबकि उसके आयातों में कच्चा तेल, मशीनरी, बहुमूल्य रत्न, उर्वरक, फर्टिलाइजर तथा रसायन प्रमुख हैं। भारत ने समय समय पर अपने सैन्य हस्तक्षेप से विश्व मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है, चाहे वह 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध। भारतीय सेना ने अपनी कुशलता और साहस का प्रदर्शन किया है। इन हस्तक्षेपों ने न केवल भारत की सीमाओं की रक्षा की है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत और पाकिस्तान के संबंध हमेशा से जटिल और तनावपूर्ण रहे हैं। 1947 में विभाजन के बाद से ही दोनों देशों के बीच कई संघर्ष हुए हैं। हालांकि समय समय पर शांति वार्ताओं और समझौतों के प्रयास भी किए गए हैं। इन संबंधों में सुधार लाने के लिए दोनों देशों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत के रक्षा संबंधों का विस्तार दुनिया के कई देशों के साथ हुआ है। यह संबंध केवल सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीकी और रणनीतिक साझेदारी को भी शामिल करते हैं। भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय सहयोग के मामले में भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश की है, चाहे वह व्यापार हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो या आपदा प्रबंधन। भारत ने हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत के शांति अभियानों का इतिहास गौरवशाली रहा है। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारत का योगदान विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। भारतीय शांति सैनिकों ने विभिन्न देशों में शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने हमेशा से बहुपक्षीय मंचों पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र हो, विश्व व्यापार संगठन हो या फिर ब्रिक्स।
भारत ने अपने विचारों और सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया है। भारत की आर्थिक स्थिति पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुई है। यह देश अब विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आर्थिक सुधारों और नीतिगत बदलावों ने इसे वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है। भारत की सशस्त्र सेना दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने हमेशा देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा की है। उनकी साहस और समर्पण की कहानियां हर भारतीय को गर्वित करती हैं। भारत के राष्ट्रपति देश के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। वे सैन्य नीति और रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति से ही सशस्त्र बल किसी भी बड़े अभियान में शामिल होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सैन्य कार्रवाइयां राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हों। भारत अमेरिका परमाणु समझौता दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस समझौते ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी बढ़ावा दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।